हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मनी पाठशाला, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हुए इस चैप्टर को बड़े ही ईजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। Chapter number 1, chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation, this is the title of the chapter. तो अब इसको समझते हैं कि chemical reaction क्या होता है और equation क्या होती है। chemical reaction कब हो सकती है? जब किसी भी substance में कोई change आए। ओके, तो आपने जूनियर क्लासेस में अपनी ये समझा हुआ है कि कोई ना कोई सब्सटेंस कभी कभी उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, तो वो जो चेंजेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जब भी किसी सब्सटेंस में चेंज आता है तो वो दो टाइप्स में हम उसको समझ सकते हैं। वन इज़ फिजिकल चेंज एंड अदर इज़ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज तब आता है सब्सटेंस में जब एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ जाए। अब स्टेट का मतलब कि या वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस सॉलिड। तो यहाँ पे अगर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स चेंज इन स्टेट आए, या फिर और क्या हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज आ जाए। ये भी एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस है जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। और वही दूसरी तरह अगर हम देखें तो केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस जहां पर सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है जैसे जब उनके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है। अब कोई दो चीज़ें रिएक्ट करी ए एंड बी, उन्होंने रिएक्ट करके आगे एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर दिया, तो इन दोनों की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो सी की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम बिल्कुल नहीं होगी, तो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे इसको केमिकल चेंजेस। तो अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फिजिकल चेंजेस में फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फिजिकल चेंजेस में जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस जो है जब मेल्ट करती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे स्टेट में चेंज आ गया, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अब चलिए देखते हैं कोई ना कोई एग्जांपल केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज की एग्जांपल क्या हो सकती है? केमिकल चेंज की एग्जांपल हो सकती है जैसे हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब अगर आप देखें कि आयरन को रस्ट लग जाता है, तो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन में हम देख सकते हैं कि आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। जिस तरह से आयरन पहले था, जब रस्टिंग हो जाती है आयरन पे तो उस पर एक कोटिंग चढ़ जाती है जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो अब आप देखिए मिल्क की केमिकल कॉम्पोजिशन और कर्ड की केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये एक एग्जांपल है केमिकल चेंज की। अब अगर हम देखें तो फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल कैसे? कि ये दोबारा से पहले सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अब आप देखिए आइस को मेल्ट करके वाटर बना, और अगर हम वाटर को फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा? दोबारा से आइस बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल नहीं होते। दे आर इररिवर्सिबल। दे आर इररिवर्सिबल। अब इररिवर्सिबल जैसे कर्ड से आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, तो दे आर इररिवर्सिबल। ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ओके, तो ये हमने देखा चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में केमिकल चेंजेस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना रही हैं, या फिर एक बड़ा सब्सटेंस आगे और छोटे छोटे पार्ट्स में और छोटे छोटे नए सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। हम देखेंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अब चलिए करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम साथ साथ में इसको चैप्टर को रीड करते हैं और समझते जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। अब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए समर के टाइम पे तो क्या हो जाएगा? मिल्क खराब हो जाएगा, राइट? उसमें एक चेंज आ गया। एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो अब आयरन को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उस पर रस्टिंग हो जाएगी। अभी हमने देखी एग्जांपल। इसी तरह से नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, food gets digested in our body.
वी रिस्पायर। तो ये जितनी भी अबव सिचुएशंस हैं नेचर में, हमारा सराउंडिंग में हो रही है, तो ये इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे पास था, हैव समवॉट चेंज्ड। तो इनिशियल सब्सटेंस के नेचर में, उसके आइडेंटिटी में कोई ना कोई चेंज आया है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो हमने अभी डिस्कस भी किया फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं डिटेल में। सो वेन एवर केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज आता है, सो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इससे हमें ये समझ लगता है कि जब भी केमिकल चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है किसी सब्सटेंस के, तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। सो यू मे परहैप बी वंडरिंग एज टू व्हाट is actually meant by a chemical reaction and how do we come to know about the chemical reaction has taken place. So अब समझते हैं कि chemical reaction होती क्या है. So chemical reaction, तो चलिए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. तो इसमें क्या होता है, जब एक इनिशियल सब्सटेंस में कोई चेंज आ रहा है, एक इनिशियल सब्सटेंस में कोई चेंज आ रहा है और उसके चेंज के कारण, उस प्रोसेस के कारण एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, दिस न्यू सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टीज विच इज़ नॉट सेम, बहुत ही अलग नई प्रॉपर्टीज़ जो है एक न्यू सब्सटेंस में बनती है. तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन एन सब्सटेंस अंडरगो सम चेंज and creates a new substance which have a very different properties from that initial substance. तो हम कह सकते हैं it is a process in which new substance with new properties are formed. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. So let us perform some activities to find out the answer to this. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि how do we come to know that a chemical reaction has taken place. तो अब हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस में चेंज है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है पिछले वाले सब्सटेंस से, तो तब हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर किया है या फिर नहीं. सो हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू समझते हैं कि कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. तो इस एक्टिविटी में क्या है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर. तो हमने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 3-4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हो. मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया है और उसको हमने रब करना है विद सैंड पेपर. अब होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स and burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash so formed in the watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? तो अब जब हम मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम जब हमने लिया तो उसको बर्निंग से पहले हमने सैंड पेपर से रब किया है. अब ये वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हमें क्यों सैंड पेपर से इसको रब करना पड़ा? तो अगर हम देखें, मैग्नीशियम रिबन जो है वो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है. सो जब हम मैग्नीशियम रिबन को अगर डायरेक्टली बर्न करेंगे तो ये वाली जो लेयर बनी हुई है ऑक्साइड की, ये वाली लेयर प्रॉपर बर्निंग होने नहीं देगी. तो ये लेयर एक तरह से जो बर्निंग प्रोसेस है उसको हिंडर करेगी, उसमें एक ऑब्स्टिकल का काम करेगी जो कि प्रॉपर बर्निंग नहीं होने देगी. सो इस लेयर को, ये ऑक्साइड की जो लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, ये रिमूव करनी ज़रूरी है अगर हमें प्रॉपर बर्निंग करवानी है मैग्नीशियम की. सो इसलिए इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं और सैंड पेपर से रब करने के बाद जो हमारे पास लेयर मिलती है वो प्रॉपर मैग्नीशियम की फर्स्ट लेयर होती है, जिसको जब हम बर्नर के ऊपर रखेंगे तो ईजिली वो बर्न हो जाएगी और हमारे पास ऐश जो है मैग्नीशियम रिबन की वो मिल जाएगी. सो अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो हमें एक वाइट कलर की जो है ऐश मिली है जिसको हमने इस डिश में कलेक्ट किया. सो बेसिकली जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो बर्निंग जो है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. तो यहाँ पे बेसिकली मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, और रिएक्ट करके हमारे पास जो ऐश मिली है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो ऐश क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो ये वाइट कलर का हमारे पास पाउडर मिला है, दिस वाइट कलर पाउडर इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमारे पास इस रिएक्शन की जो इक्वेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी. तो अब अगर हम देखें, जब भी मैग्नीशियम रिबन जो है, ऑब्जर्व हमने क्या किया है इसमें कि जो भी मैग्नीशियम रिबन है जब भी वो बर्न करता है तो वो बर्न करता है डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ. इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम जो कि मैग्नीशियम को चेंज कर देता है इनटू अ वाइट पाउडर.
ठीक है। और इसी वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो ये हमने अभी अच्छे से समझा और देखा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है। तो अब इसमें जो पहली एक्टिविटी हमने डिस्कस करी उसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ने जब बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो उसमें चेंज आया जिसके कारण एक न्यू सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये यहाँ पर हुई है, एक केमिकल रिएक्शन अकर करी है क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है। चलिए उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1.2 में भी क्या बोल रहे हैं कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। हमने एक बीकर में लेड नाइट्रेट लिया और उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है ऐड कर दिया। और व्हाट वी विल ऑब्जर्व, तो जब हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखूँ तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन में डाला तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो इन दोनों सब्सटेंसेस की रिएक्शन के कारण हुआ है। सो दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं दैट इज लेड आयोडाइड, और एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास बना है दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो चीज़ों ने आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करके हमारे पास दो नए प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, दो नए सब्सटेंसेस बनाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड है उसने येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाए हुए। सो इनकी दोनों सब्सटेंसेस की रिएक्शन के कारण जो ये सब्सटेंस बन रहा है लेड नाइट्रेट, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो अब समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। सो प्रेसिपिटेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट जो होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि एक प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास बना है और ये दोबारा से वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता, तो इसलिए ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट एज अ हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो चलिए आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3। सो इसमें क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क of test tube, add dilute hydrochloric acid means HCl or sulfuric acid is H2SO4 to this। अब हमने जिस फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स दिए उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में। एंड डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है, तो अब जैसे ये फिगर भी हमें दी हुई है, इसमें हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है और उसमें ये जो है जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। सो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स हमें दिख रहे हैं। सो ये बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे बबल्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये बबल्स जो है बेसिकली H2 गैस के बबल्स है। H2 गैस इज हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इस रिएक्शन से एक गैस इवॉल्व हो रही है, गैस बन रही है। और इसके अलावा सो टच द कोनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। सो येस, द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये जो है फ्लास्क थोड़ा वार्म अप लग रहा है हमें, टेम्परेचर इज राइजिंग अप। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो जिंक था, जिंक के ग्रैन्यूल्स थे, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ जब उसने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस एक और प्रोडक्ट बन रहा है H2। अब यहाँ पे जो H2 है दिस इज इन गैसियस स्टेट, तो ये गैस की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो चीज़ें रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रही है प्लस और क्या बन रहा है, एक गैस की एवॉल्विंग हो रही है, तो एक गैस भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको समझें तो ये इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है। तो अब हमने इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या देखा कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस
रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बना जो कि पाउडरिश फॉर्म में था, यहाँ पे एक रिबन था और ये पाउडर फॉर्म में था, तो इसमें कलर में अलग कलर का था, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्म हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पे हमने देखा कि कोई गैस भी बन सकती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो अब हमने इन 3 एक्टिविटीज में क्या समझा, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जो स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था कि हाउ वी विल कम टू नो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो जब भी जो नीचे फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उन वैसे कुछ पॉइंट्स अगर हों तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कि चेंज इन स्टेट है, स्टेट हमने समझा था सॉलिड, लिक्विड या गैस में चेंज है और वाइस वर्सा, या फिर कलर में चेंज है, चेंज इन द कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई नई गैस बने, एंड चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर में चेंज हो। और इसके अलावा एक और हम देखेंगे पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो अगर कभी प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं तो दैट उस टाइम भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। सो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग place around us. So we will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो अभी तक के टॉपिक में हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या फिर नहीं, तो आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे की जा सकती है। सो बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हुई है उसको रिप्रेजेंट जब हमने करना होता है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। तो जैसे हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया, उसको बर्न किया इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सो ये बेसिकली ये लाइंस क्या समझा रही है, हमें डिस्क्राइब कर रही है केमिकल रिएक्शन को इन सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म में हमने इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये सेंटेंस फॉर्म में लिखना इट इज़ वेरी लॉन्ग, इसको ये क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस है। सो अब इसको ईजी तरीके में और शॉर्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि हम वो सेंटेंस फॉर्म को एक वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अब अगर हम इसी सेंटेंसेस को, इसका मीनिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो तब भी हमें मीनिंग इसका सेम ही पता लग रहा है। सो बेसिकली जब हम किसी भी रिएक्शन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन में या यूजिंग सिंबल्स का यूज करके, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of the substances involved। तो जो substances involved है उनके हम symbols या formulas लिख सकते हैं, तो वो representation को हम chemical equation कहते हैं। तो अब chemical equation में basically 2 parts हैं। So chemical equation में एक part है reactant side और दूसरा part है हमारे पास product side। सो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस विच अंडरगोज द केमिकल चेंज, जो कि केमिकल चेंज जिनमें आ रहा है, जो कि स्टार्टिंग हमारी इनिशियल सब्सटेंसेस है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू अ एरो प्लेस बिटवीन देम। अब इस रिएक्शन के बीच में हमारे पास एक एरो होता है जो बेसिकली ये हमें समझाता है कि कौन से सब्सटेंसेस किसी नए सब्सटेंस में चेंज हुए। तो एरो बेसिकली हमें डायरेक्शन भी समझाता है कि केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम उसको प्लस के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया है द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब अगर आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है और पूरा इसी तरह से समझना है तो जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो इससे, सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर के देखने के लिए जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।